हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो 25 तारीख को जो इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का पेपर लगा था। सेकंड शिफ्ट का पेपर था, 2 घंटे का टोटल इसका टाइम था और उसी क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन से ले लेते हैं हम। देखो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या है, एक डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होता है। तो हम किसी ने डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान, दोस्तों इंडक्टिव रिएक्टेंस से ध्यान रखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा दोस्तों। तो ऑप्शन इसमें डी आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 660 जूल कार्य करने के लिए 110 वोल्ट के विभवांतर वाली बैटरी द्वारा कितना चार्ज दिया जाना चाहिए, कितना चार्ज दिया जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं 660 अपॉन 11 0 0 से 0 काट ली, 11 सिक्की 66 एंड 6 गुलाम, सॉरी 6, जो चार्ज का मान होगा 6 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोनों में प्राइमरी फ्लक्स हमेशा सेकेंडरी फ्लक्स खालिस्तान से होता है। हम कह सकते हैं प्राइमरी फ्लक्स और सेकेंडरी फ्लक्स। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में फ्लक्स का मान क्या होता है दोस्तों, समान होता है। तो हम कह सकते हैं कि बराबर होता है, मतलब दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है उसमें क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी का मान क्या होता है, समान होता है। और जो पावर होती है, शक्ति का मान भी क्या होता है, समान, जबकि वोल्टेज के मान को कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न फ्लक्स का मान होता है वो समान होता है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो उसमें अंतर होता है, प्रतिरोध मान अनंत होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रतिरोध मान अनंत होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो क्या होगा। कह रहा है अगर ट्रांसफार्मर हमने कहा कि ट्रांसफार्मर एक स्थिति उपकरण है जो वोल्टेज के मान को बढ़ाता है, फ्रिक्वेंसी और पावर के मान को स्थिर रखता है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया यदि किसी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो हम कह रहे हैं एसी से चलने वाले को अगर डीसी से चलाएंगे तो क्या होगा। ट्रांसफार्मर से देखो ऑप्शन देखेंगे इसमें, तो ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगा। दोस्तों डी आ जाएगा, ट्रांसफार्मर से धुआं निकलने लगेगा और जलने लगेगा, यानी ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के संबंध में किसी ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण खालिस्तान हो सकता है, खालिस्तान होता है। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन ए है E1 बराबर 4.44 F91 5 मैक्सिमम, इस प्रकार बी है, सी है, डी है, मतलब कंप्लीट जो भी ये समीकरण दे रखे हैं ये क्या होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर के ईएमएफ समीकरण है। तो मतलब हम कह सकते हैं इसमें ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी टर्न्स का अनुपात खालिस्तान होता है। तो हम कह सकते हैं जो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर उसमें क्या होता है, क्षमता का मान बहुत ज़्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स का अनुपात क्या होता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1:1 होता है। ठीक है, एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी टर्न्स का अनुपात दोस्तों 1:1 होता है, यानी इसमें सी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 1500 वोल्ट 50,000 सप्लाई से जोड़ी गई 250 वोल्ट प्राइमरी टर्न्स 50 सेकेंडरी टर्न्स वाले एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए फ्लक्स का अधिकतम मान पूछा है। फ्लक्स यानी फाई का मान दोस्तों हमसे पूछा। ठीक है, तो देखो फाई का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमने कहा जो अभी हमने इससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें देखा कि जो ट्रांसफार्मर में फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, ईएमएफ का मान ज्ञात करने के सूत्र क्या होता है, तो इस प्रकार से दे रखा था। तो हमें देखो उसमें से एक सूत्र को उठा लेना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ई बराबर 4.44 फाई मैक्सिमम MFNP, यानी प्राइमरी में टर्नों की संख्या के माध्यम से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए FNS भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या लेना होगा कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या लेनी होगी। प्राइमरी लगाते तो प्राइमरी में, सेकेंडरी लगाते तो सेकेंडरी में टर्नों की संख्या लेनी होगी। ठीक है, देखिए इस प्रकार आगे सॉल्व करते हैं। ई बराबर हमने कहा कि 4.44। ठीक है, देखिए ये सूत्र यहाँ तक होगा कंप्लीट, इसमें क्या थोड़ी सी जगह नहीं, इसकी वजह से मैं आगे थोड़ा और लिख रहा हूँ। ध्यान रखना सूत्र का यहाँ हो गया, यहाँ तक से तो रहिए। अब देखिए आगे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो ई है, ईएमएफ का मान कितना आया, मैंने 1500 वोल्ट, तो ई की जगह 1500 बराबर 4.44 वैसे रखना है। फाई का मान हमें ज्ञात करना ही है,
इंटू फ्रिक्वेंसी का मान कितना है दोस्तों 50 जो कि दे रखी है हमें, इंटू जो एन पी यानी प्राइमरी में टर्न की संख्या 250 प्राइमरी टर्न्स, तो हम कह सकते हैं 250 को इसे मल्टीपल करना है। अब इस फाई का मान ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो फाई को मैं यहाँ ले लेता हूँ, फाई को जैसे लिया कि जो गुणे में संख्या है, ठीक है, ये क्या आ जाएगी यहाँ बटे में आ जाएंगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 4.44 इंटू 50 इंटू 250 इस प्रकार हो जाएगा। और जो 1500 था ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। 2 जीरो यहाँ से देखो पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो हमने 2 जीरो ऊपर लगा लेते हैं, ये 2 जीरो लगा ली, ठीक है। जैसे इसको काटेंगे पीटेंगे तो दोस्तों हमारा काट पीट के भाग देंगे तो आंसर आ जाएगी दोस्तों 0.027 वेबर, जो कि ऑप्शन बी में दोस्तों देखो, ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो इस सूत्र के माध्यम से आप इसको ज्ञात कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज सर्किट के लिए वेक्टर आरेख तैयार करते समय संदर्भ वेक्टर खालिस्तान होता है। क्वेश्चन कह रहा है एक सीरीज सर्किट के लिए वेक्टर आरेख तैयार करते समय संदर्भ वेक्टर खालिस्तान होता है। या सीरीज सर्किट या श्रेणी सर्किट मान सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर आरेख के लिए हम कह सकते हैं जो श्रेणी सर्किट में क्या होता है करंट का मान समान होता है। ऑप्शन क्या होगा इसमें, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आ जाए दोस्तों इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सर्वो मोटर मूल रूप से खालिस्तान होती है। एक सर्वो मोटर क्या कह सकते हैं, सर्वो मोटर को हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये क्या होती है कि 2 फेज इंडक्शन मोटर होती है। सर्वो मोटर क्या होती है कि 2 फेज इंडक्शन मोटर, मतलब ऑप्शन सी इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से 2 फेज इंडक्शन मोटर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटों से ऑन है तो बिजली की खपत कितनी होगी। जब दोस्तों 100 वाट का बल्ब है 10 घंटों से ऑन है तो हम कह सकते हैं कि जो बिजली की खपत होगी 100 × 10 यानी 1000 यानी 1 किलो वाट आवर होगी। 1000 वाट बराबर हम कह सकते हैं 1 किलो वाट आवर। अब 1 किलो वाट आवर बराबर क्या होता है, हम कह सकते हैं 1 किलो वाट आवर हम कह सकते हैं 1 यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 1 BOT बराबर 1 kWh होता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो हम कह सकते हैं जो 100 वाट का बल्ब है अगर 10 घंटे से तो ऑन होता है तो बिजली की खपत कितनी होगी 1 यूनिट यानी 1 kWh होगी, ठीक है दोस्तों। तो जो दोस्तों इसमें आंसर होगा आपका सी आंसर इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट पिच कॉइल के लिए पिच फैक्टर कितना होता है। देखिए हमने अल्टरनेटर के अंतर्गत पढ़ा है शॉर्ट पिच कॉइल क्या होगी कि यदि अल्टरनेटर के स्टेटर वाइंडिंग के दोनों सिरों के मध्य फेज अंतर 180 डिग्री से कम है, ठीक है। फेज अंतर कितना होता है 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से कम होता है शॉर्ट पिच कॉइल, शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। तो हम कैसे शॉर्ट पिच वाइंडिंग एक होती है फुल पिच वाइंडिंग। यदि अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग दोनों सिरों के मध्य फेज अंतर 180 डिग्री हो तो वो क्या होगी शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाएगी। फिर बात करते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर मान कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 1। जबकि फुल पिच की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है मान 1 से अधिक होता है। फुल पिच में क्या होता है कि यदि अल्टरनेटर की स्टेटर वाइंडिंग दोनों सिरों के मध्य फेज अंतर 180 डिग्री हो, ध्यान रखना फुल पिच कब होगी जब फेज अंतर 180 डिग्री होगा, बल्कि शॉर्ट पिच कब होगी जब फेज अंतर 180 डिग्री से कम होगा। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो जो आपका दोस्तों इसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी 1 से कम होगा शॉर्ट पिच। अरे डायरेक्टली हमें समझ आ रहा है कि शॉर्ट का मतलब क्या होगा कम ही होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं इकाई से कम यानी 1 से कम। तो ऑप्शन ए इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बैटरी को समानांतर में क्यों जोड़ा जाता है। हम कह सकते हैं जो बैटरी को समानांतर में जोड़ने के लिए क्या किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो हम कह सकते हैं जो बैटरी को समानांतर में जोड़ा जाता है दोस्तों वो होता है करंट कैपेसिटी के मान को बढ़ाने के लिए, करंट कैपेसिटी। फिर बात करते हैं बैटरी को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, तो हम कह सकते हैं अधिक विद्युत बाहुल्य प्राप्त करने के लिए। फिर दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि बैटरी को जो मिश्रित क्रम है उसमें किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किसके लिए जोड़ा जाता है, तो हम कह सकते हैं अधिक विद्युत धारा व अधिक विद्युत बाहुल्य प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है। ध्यान रखना जो बैटरी को हम अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा श्रेणी क्रम में जो एम्पियर आवर क्षमता का मान क्या होगा समान होगा। अगर मान लीजिए 2 एम्पियर आवर की बैटरी है तो 2 ही रहेगा, ठीक है। बात करते हैं समानांतर क्रम की, तो समानांतर क्रम में क्या होगा दोस्तों वोल्टेज का मान बराबर होगा। देखो हमने कहा ET बराबर E यानी टोटल वोल्टेज क्या होगी एक सेल के वोल्टेज के बराबर होगी। ध्यान रखना समानांतर क्रम में टोटल वोल्टेज
एक सेल के वोल्टेज के बराबर होगी। अगर मान लीजिए 1.5 वोल्ट दे रखा है, 5-6 सेल जुड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप कहोगे कि यार 1.5 × 6 15 6 90 9 कर लो, 9 वोल्ट आ जाएगा। नहीं, जो 1.5 है एक सेल का विद्युत भागफल टोटल विद्युत भागफल के बराबर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बैटरी को समानांतर क्यों जोड़ा जाता है, तो करंट कैपेसिटी के मान को बढ़ाने के लिए दोस्तों बैटरी को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे डाइलेक्ट्रिक का डिसिपेशन फैक्टर खालिस्तानी क्रम हो सकता है, तो हम कहते हैं अच्छे डाइलेक्ट्रिक का डिसिपेशन फैक्टर दोस्तों 0.0002 होता है, ध्यान रखना 0.0002 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्तों देखो कई बार तो DMRC में पूछा जा चुका है, अपना जो हेल्पर है 18 का पेपर है उसमें पूछा, सन 2014 में जो एग्जाम लगी थी ना उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार नोएडा मेट्रो की एग्जाम थी, मेरा दोस्त पेपर दे के आया था, तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पूछ लिया जाता है, इसमें कोई मान चेंजेस नहीं होता है, ये फिक्स मान है कि डाइलेक्ट्रिक का डिसिपेशन फैक्टर कितना होगा 0.0002 होगा, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किरचॉफ का नियम खालिस्तान वाले सर्किट पर लागू नहीं होता है, तो ध्यान रखना जो किरचॉफ का नियम है दोस्तों वो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सर्किट वाले पर लागू होता है, पैसिव एलिमेंट्स पर लागू होता है, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस पर लागू होता है, वाटमीटर पर लागू होता है, लेकिन लंपड पैरामीटर पर लागू नहीं होता है। तो हमसे क्या पूछा है कि किरचॉफ का नियम खालिस्तान वाले सर्किट पर लागू नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर लागू नहीं होता है, लंपड पर होता है, पैसिव पर होता है, इस पर भी होता है, नॉन लीनियर पर भी होता है, वाटमीटर पर होता है, तो हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिजर्व पावर का इस्तेमाल खालिस्तान में होता है, हम कह सकते हैं रिजर्व पावर का इस्तेमाल हम कह सकते हैं जनरेटिंग स्टेशन होता है, जनरेटिंग स्टेशन के अंतर्गत रिजर्व पावर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखो जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं उसमें क्या होता है, हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें 3 प्रकार से या इसमें 3 स्टेप होती है। हम कहते हैं एक तो हमारी जो लाइन होती है, हमने कहा देखो एक ट्रिक बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ट्रिक है दोस्तों MTS। ठीक है, एक होती है मेन फीडर, एक दूसरी होती है ट्रांसमिशन फीडर और एक होती है सर्विस फीडर। मेन फीडर जहाँ से उत्पादन होता है, उत्पादन केंद्र के अल्टरनेटर से पावर ट्रांसफार्मर को जोड़ने वाली लाइन क्या होती है, ट्रांसमिशन फीडर। इस प्रकार जो पावर ट्रांसफार्मर से और उपभोक्ता तक के जो फीडर होते हैं उनको जोड़ने वाली लाइन क्या होती है, सर्विस फीडर कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो जनरेटिंग स्टेशन उसमें 3 प्रकार से लाइनें स्थापित की जाती। तो ट्रिक के रूप में हम याद क्या रखेंगे, MTS यानी मेन फीडर, ट्रांसमिशन फीडर और S फॉर सर्विस फीडर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। किसी स्टार सर्किट का एक समतुल्य डेल्टा सर्किट में बदलो, स्टार को हमें क्या बदल रहा है, डेल्टा में बदल रहा है। अगर मान लीजिए मान क्या होता है हमारा समान होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो स्टार टू डेल्टा में क्या होगा, जो मान होगा उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। मान लीजिए आपको जो इसमें R2 का मान 5 ओम दे रखा है। ठीक है, R2 का मान अगर 5 ओम दे रखा है, अगर डेल्टा में बदल रहा है हम कैसे डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 3 गुना यानी 15 ओम हो जाता है। लेकिन क्या है, अलग अलग मान दे रखे, तो उसके लिए दोस्तों हमें एक सूत्र यूज करना होगा। देखिए सूत्र कुछ इस प्रकार से, सूत्र बता देता हूँ आपको मैं कि R1 बराबर R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 बटे R1। इसी प्रकार से R2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं R2 बराबर जो ऊपरला मान है कंप्लीटली जो भी मान है, तो इसको वैसे वैसे रखना है, नीचे R2 है तो यहाँ भी R2 रख देना है बस। इसी प्रकार हम R2 को R3 का सूत्र बना लेंगे। तो जैसे जिस प्रकार से इसमें मान रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसका जो भी कैलकुलेशन करना है, जैसे कैलकुलेशन करोगे तो आपको इसका जो आंसर है वो दोस्तों मिल जाएगा। और इसमें जो आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन होगा। ठीक है, 10 ओम, 15 ओम और 5 ओम, यानी ए ऑप्शन इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस फॉर्मूले को सहायता से इस जो सवाल है उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से क्या ट्रांसफार्मर का घटक है। ट्रांसफार्मर के घटक के बारे में बात कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर में दोस्तों देखो कॉइल भी होती है, हमने देखा कॉइल भी होती है और कोर भी होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। इन सभी ने ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई कॉइल, ट्रांसफार्मर के लिए कॉइल भी ज़रूरी है, कोर भी ज़रूरी है, प्राइमरी वाइंडिंग ज़रूरी है, सेकेंडरी वाइंडिंग ज़रूरी है, बकोर रिले ज़रूरी है, सब के सब चीज़ें दोस्तों ज़रूरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पर अचानक उत्पन्न होने वाले अत्यधिक वोल्टेज को खालिस्तान कहा जाता है। अत्यधिक वोल्टेज को खालिस्तान कहा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट में अचानक उत्पन्न होने वाले अत्यधिक वोल्टेज को दोस्तों हम कह सकते हैं कि सर्ज वोल्टेज कहा जा सकता है। क्या? अचानक उत्पन्न होने वाले वोल्टेज को दोस्तों हम कह सकते हैं सर्ज वोल्टेज। ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए इनमें से क्या कम वोल्टेज वाले सिस्टम में ज़्यादा करंट के लिए सबसे किफ़ायती होता है? इनमें से क्या कम वोल्टेज वाले सिस्टम में ज़्यादा करंट के लिए सबसे किफ़ायती होता है? कम वोल्टेज ज़्यादा करंट के लिए तो हम कहते हैं दोस्तों रिवायरेबल फ्यूज़ होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम रिवायरेबल फ्यूज़ का हम प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रांजिस्टर का एमिटर करंट का मान निर्धारित करें जिसका कलेक्टर करंट 0.9 मिली एम्पियर है, बेस करंट 20 मिली एम्पियर है, तो एमिटर करंट का मान निर्धारित करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखो इस सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो क्या करते हैं बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करते हैं कि यार रहने दो इसको। बाद में इसमें ऐसा है नहीं कि ज़्यादा टिपिकल हो, हमें बेसिक सा सूत्र याद करना होगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कलेक्टर करंट का मान 0.9 मिली एम्पियर दे रखा है, बेस करंट का मान दे रखा है दोस्तों 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो देखिए पहले इसको जो चीज़ दे रखी है उसका मान हम इसमें टाइप कर लेते हैं। तो हम सिखा गए जो कलेक्टर करंट है IC का मान कितना दे रखा है दोस्तों 0.9 मिली एम्पियर। ठीक है, फिर IB यानी बेस करंट का मान दे रखा है हमें दोस्तों 20 मिली एम्पियर दे रखा है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि IC का मान यानी एमिटर करंट का मान, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है कि IE बराबर होगा दोस्तों IB प्लस IC, यानी EBC, BC को प्लस करना है और E इस प्रकार से रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास IE एमिटर करंट का मान हमें ज्ञात करना है, तो IE बराबर IB का मान, जो बेस करंट का मान कितना दे रखा है दोस्तों 20। ठीक है, जो IC यानी कलेक्टर करंट का मान 0.9 मिली एम्पियर मान है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना मिली एम्पियर को हमें चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो आंसर दे रखे ऑप्शन, देखो ऑप्शन में मिली एम्पियर मान दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कह सकते हैं जैसे 20 प्लस, सॉरी प्लस का निशान है यहाँ, 20 प्लस 0.9 करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 20.9 मिली एम्पियर कह सकते हैं। ऑप्शन में देखो 20 का आंसर है क्या? नहीं है, मतलब ऑप्शन में आंसर देख रहा है दोस्तों E यानी 21 मिली एम्पियर। तो वैसे 20.9 को हम 21 मिली एम्पियर लगभग मान कह सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा वो E ऑप्शन इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, E ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपको सॉल्व कर सकते हैं। IE बराबर IB प्लस IC, इस प्रकार के जो सूत्र है इसको यूज करके आप इस फॉर्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखो एग्जाम में क्या होता कि कई बार बहुत से बच्चे इसको छोड़ ही देते हैं, करते नहीं हैं बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से किस परिपथ वियोजक की वोल्टेज रेंज सबसे कम है? निम्न में से किस परिपथ वियोजक की वोल्टेज रेंज सबसे कम है? तो हम कह सकते हैं, देखिए हमने कहा एक तो होता है एयर ब्रेक परिपथ वियोजक, एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक, टैंक प्रकार तेल पूरित परिपथ वियोजक, ऐसा सबसे। ये पूछ रहा है कि वोल्टेज रेंज सबसे कम किसकी होती है? तो हम कह सकते हैं एयर ब्रेक सर्किट वियोजक की या सर्किट परिपथ की। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है HRC फ्यूज में कट ऑफ और अंतिम धारा शून्य के मध्य के समय को क्या कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो HRC फ्यूज होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी या उच्च विदारण क्षमता फ्यूज होता है, जो इसका फ्यूजिंग फैक्टर का मान होता है दोस्तों 1.1 होता है। और बात करते हैं जो किट कैट फ्यूज होता है उसका फ्यूजिंग फैक्टर का मान होता है दोस्तों 1.4 से 1.7 के बीच होता है। ठीक है, देखिए इसमें पूछा है कि जो HRC फ्यूज है उसमें कट ऑफ और अंतिम धारा शून्य के मध्य के समय को क्या कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं उसके समय को दोस्तों आर्किंग समय, आर्किंग टाइम। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि लाइव तार धातु की केसिंग के संपर्क में आता है तो अतिरिक्त धारा कहाँ स्थानांतरित होगी? अतिरिक्त धारा कहाँ स्थानांतरित होगी? भाई लाइव तार है और धातु की केसिंग के संपर्क में आए हम कह सकते हैं अतिरिक्त धारा कहाँ चली जाएगी? भू संपर्क में चली जाएगी। तो ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से विद्युत ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है? अब देखो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे। हमने कहा कि जो सवाल में दे रखा है
क्वेश्चन दे रखे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा नहीं है कि पूछ रहा है। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं, पहली बात ये कर लेते हैं। तो हमने कहा कि जैसे कोयला पावर प्लांट है और थर्मल पावर प्लांट है, गैसीय पावर प्लांट है, डीजल पावर प्लांट है और हाइड्रो पावर प्लांट है, गैसीय ये पेट्रोलियम पावर प्लांट है। ये क्या है, पारंपरिक यानी परंपरा से यानी पहले से चले आ रहे हैं ऊर्जा स्रोत कह सकते हैं। तो हमने कहा कि इसमें पूछ रहा है कि ऊर्जा स्रोत कौन सा नहीं है, तो मतलब गैस भी है, डीजल है, हवा नहीं है, पेट्रोल है और कोयला भी है। तो हम कह सकते हैं जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का कौन सा भाग नहीं है, तो हम कह सकते हैं जो हवा है ये क्या है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शक्ति को उच्च वोल्टेज पर संचरण लाइन में संचारित किया जाता है क्योंकि, भाई शक्ति का मान क्या होगा, उच्च वोल्टेज पर संचरण लाइन में संचारित किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इसमें एक तो क्या होगा कि जो संवाहक की लागत घट जाती है, संवाहक की लागत घट जाती है। दूसरा होगा कि क्षमता बढ़ जाती है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गए, यानी ए ऑप्शन इसमें दोस्तों करेक्ट हो जाए, ए प्लस सी दोनों, ए प्लस सी दोनों हो जाए करेक्ट। ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई वोल्टेज हमारा उच्च कर रहे हैं तो कहेंगे कि क्षमताएं बढ़ जाएगी, संवाहक की लागत जो हमारी लागत होगी वो क्या होगा, जो इसका मेंटेनेंस होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य क्षेत्र फ्लक्स में आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को क्या कहा जाता है। मुख्य क्षेत्र फ्लक्स में आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है, ध्यान रखना। मुख्य क्षेत्र फ्लक्स में आर्मेचर फ्लक्स के प्रभाव को आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा इसमें दोस्तों ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस डीसी जनरेटर में वर्धित वोल्टेज अभिलक्षण होते हैं। वर्धित वोल्टेज अभिलक्षण होते हैं, क्या पूछ रहा है, किस जनरेटर में बढ़ने वाला वोल्टेज अभिलक्षण होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो सीरीज जनरेटर होता है इसमें क्या होता है, वर्धित वोल्टेज अभिलक्षण होते हैं, यानी सीरीज जनरेटर। ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, डीसी श्रेणी मोटर में वी, ईबी और आईए के मध्य का संबंध क्या होगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे जितने भी बच्चे हैं 98% इसका आंसर सब ने गलत दिया है, ध्यान रखना। 98% इसका आंसर सब ने गलत दिया है। देखो जो इसका आंसर होगा, रियल में आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा यानी डी ऑप्शन दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे होगा, हमने दोस्तों पढ़ रखा है कि ईबी श्रेणी मोटर का है, तो ईबी बराबर वी प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आई एस ई इंटू आर एस ई। हमने ये सब पढ़ रहा है, ये सवाल पढ़ रखा है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में देखो, क्वेश्चन में श्रेणी मोटर में वी यानी वोल्टेज का मान, हमने कहा कि वैक्यूम में मान ज्ञात करना होता है, ईवी स्टार्टिंग में रखते हैं। हमने कहा कैपेसिटेंस का मान ज्ञात करना है, स्टार्टिंग में सी को रखना होता है। तो इसी प्रकार से हमें वी को स्टार्टिंग में रखना है। ठीक है, जैसे वी को यहाँ रखा तो हमने कहा कि वी तो हम कह सकते हैं, मैंने कहा कि जो वी है ये है, ठीक है, इसको हमने यहाँ उठा के यहाँ रख लिया, तो हम कह सकते हैं जो ई बी प्लस होगा दोस्तों आई ए इंटू आर ए प्लस फिर वही आई ए इंटू आर ए सी, क्योंकि हम कह सकते हैं जो सीरीज श्रेणी मोटर होती है उसमें आई ए बराबर आर ए सी दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने आई ए दो बार रख दिया, आई ए सी भी लिख सकते थे। तो दोस्तों ये सूत्र बनेगा वो होगा वी बराबर ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आई ए सी इंटू आर ए सी, यानी ऑप्शन डी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो डी होगा ऑप्शन हमारा दोस्तों, ठीक है, तो डी ऑप्शन दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए डीसी मशीन में चाल नियंत्रण विधि, चाल नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड पद्धति में कितनी मशीनों की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों वार्ड लियोनार्ड जो विधि होती है उसके लिए हम 3 मशीनों की आवश्यकता होती है। वार्ड लियोनार्ड विधि में 3 मशीनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो वार्ड लियोनार्ड विधि होती है ना, देखो तो इसमें हम कह सकते हैं कितनी मशीनों की आवश्यकता होती है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसमें 3 मशीनों की आवश्यकता होती है। अब 3 मशीनें होती कौन कौन सी है, मैं आपको बता दूं कि एक तो क्या होती है, इसमें इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, एक क्या होता है, डीसी जनरेटर भी होता है, इंडक्शन मोटर,
डीसी जनरेटर और एक होती है डीसी मोटर होती है। तो ये तीनों मशीनें होती हैं। अब देखो इंडक्शन मोटर के बारे में आपको थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ आपका। इंडक्शन मोटर के जो वार्ड लियोनार्ड पद्धति है, तो देखो इसके बारे में बताता हूँ कि ये विधि क्या होती है। जो पृथक उत्तेजित जो मोटर है उसकी गति नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है। दूसरी बात, जो ये विधि होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो मोटर की गति है उसको हम शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य के बीच परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। प्लस जो जैसे शून्य से अधिकतम अधिकतम शून्य के बीच परिवर्तित करेंगे, हम क्या कह सकते हैं कि जो मोटर की घूर्णन की दिशा है उसको बदली जा सकती है। और दूसरी बात की जाए कि वार्ड लियोनार्ड जो गति नियंत्रण विधि है, ये क्या है, एक वोल्टेज नियंत्रण विधि है, ध्यान रखना, क्या वोल्टेज नियंत्रण विधि है। और दूसरी बात की जाए कि जो इसमें वार्ड लियोनार्ड विधि है, इसमें प्राइमर के रूप में हम कह सकते हैं दोस्तों स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। प्राइमर के रूप में हमने कहा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, गिलहरी पिंजरी प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। एक तो होती है इंडक्शन मोटर, एक होता है डीसी जनरेटर, एक होता है डीसी मोटर। तीन प्रकार की मशीनें इसके लिए प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रीदर में सिलिका जेल किसे अवशोषित करता है। ब्रीदर में सिलिका जेल, तो हम कहते हैं सिलिका जेल का कार्य क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर तेल होता है उसमें जो नमी की मात्रा होती है उसको क्या करना, सोखना होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सिलिका जेल अवशोषित करता है, हम कह सकते हैं नमी की मात्रा को अवशोषित करते हैं। ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन आता है कि शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो शुष्क होगा, ठीक है, शुष्क सिलिका जेल का रंग होगा दोस्तों नीला होगा, ध्यान रखना। जबकि नमी युक्त सिलिका जेल का रंग, तो हम कह सकते हैं दोस्तों बैंगनी होगा, बैंगनी होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर तेल का क्या कार्य होता है। ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर तेल का कार्य होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि इंसुलेशन और शीतलन दोनों कार्य करता है। ये इंसुलेशन एवं शीतलन, देखो ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए सब कुछ दे रखा है। इसमें देखो हमने कहा कि ट्रांसफार्मर तेल कार्य इंसुलेशन, शीतलन, लुब्रिकेशन, केवल इंसुलेशन, केवल शीतलन, आकाशीय विद्युत सुरक्षा। तो हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर तेल का जो मुख्य कार्य होता है इंसुलेशन व शीतलन दोनों का कार्य करना होता है। इंसुलेशन भी प्रदान करता है, शीतलन भी हमें प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकोल्स रिले को खालिस्तान ट्रांसफार्मर में इंस्टॉल किया जा सकता है, मतलब उसमें प्रयोग किया जा सकता है। तो हम कहते हैं जो बकोल्स रिले होती है वो क्या होते हैं, तेल शीतल जो ट्रांसफार्मर होता है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बकोल्स रिले को तेल शीतल ट्रांसफार्मर में इंस्टॉल किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कि संचरण लाइन के उप स्टेशन सिरे पर मुख्यतः किस प्रकार का संयोजन प्रयुक्त किया जाता है। जो संचरण लाइनें होती हैं उसके सिरों पर दोस्तों हम कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं ट्रांसमिशन लाइनें। एक होती है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण लाइनें होती है, संचरण लाइन को हम ट्रांसमिशन लाइनें कह सकते हैं। तो दोस्तों संचरण लाइन के जो उप स्टेशन सिरे होंगे उसमें दोस्तों हम कह सकते हैं, जो इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम कह सकते हैं स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम वहाँ प्रयोग ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन जो इसमें होगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बिंदु स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल यानी NVR 9 वोल्ट रिलीज कॉइल कहाँ संयोजित की जाती है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे स्टार्टर होते हैं मोटर की उपयोगिता के आधार पर 3 प्रकार के स्टार्टर का निर्माण किया गया है। हम कह सकते हैं 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। 2 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है, जो सीरीज जनित्र में सीरीज मोटर या सीरीज जनित्र में सीरीज मोटर में प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग सीरीज मोटर में। हम कह सकते हैं जो 3 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल, 4 पॉइंट स्टार्टर का इस्तेमाल शंट या कंपाउंड दोनों मोटर में हम इसको बेसिक तौर से इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बिंदु स्टार्टर यानी 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कहाँ संयोजित की जाती है। तो दोस्तों इसमें जो 9 वोल्ट कॉइल लगी होती है वो लगी होती है दोस्तों जो 34 नंबर है, इसमें हम कह सकते हैं कि जो 9 वोल्ट कॉइल होती है वो क्षेत्र परिपथ की खास श्रेणी क्रम में लगाई जाती है, क्षेत्र परिपथ के श्रेणी क्रम में, या हम कह सकते हैं फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। तो ऑप्शन 2 दोस्तों इसमें होगा कि क्षेत्र परिपथ यानी ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किसके मापन के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। हमने कहा कि टैकोमीटर के इस्तेमाल के लिए हम कह सकते हैं कि जो टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है तो ये चाल का मापन करता है, यानी RPM में चाल का मापन करता है, RPM में चाल का
मापन करता है, यानी ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए उच्चतम स्तर की प्रतिदीप्ति की आवश्यकता होगी। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किसके लिए उच्चतम स्तर की प्रतिदीप्ति की आवश्यकता होगी। तो हम कह सकते हैं प्रूफ रीडिंग के लिए उच्चतम स्तर की प्रतिदीप्ति की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पारद वाष्प लैंप खालिस्तान प्रकाश देता है। पारद वाष्प लैंप दोस्तों ध्यान रखना हरा नीला प्रकाश देता है। पारद वाष्प लैंप हरा नीले रंग का प्रकाश प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से ठंडा कैथोड लैंप कौन सा होता है। ठंडा कैथोड लैंप, ठंडे कैथोड लैंप को जो ठंडा कैथोड लैंप होता है हम कह सकते हैं नियॉन लैंप। ठंडे कैथोड लैंप क्या कह सकते हैं, नियॉन लैंप क्या होता है, एक ठंडा कैथोड लैंप होता है। ठीक है, तो नियॉन लैंप को हम कह सकते हैं जो ठंडा कैथोड लैंप। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग और छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय होते हैं, निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो घरेलू वायरिंग और छोटी इकाइयों के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाना उपयुक्त होता है। MCB का, ठीक है, MCB का इस्तेमाल किया जाना उचित होता है। हम इसको 5 एम्पियर से 35 एम्पियर तक इसका यूज़ कर सकते हैं। जो इसकी क्षमता होती है 5 एम्पियर से 35 एम्पियर तक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोटेंशियोमीटर के संबंध में रियोस्टेट को विभेदित कैसे किया जाता है। जो पोटेंशियोमीटर है उसके संबंध में रियोस्टेट को विभेदित कैसे किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं जो रियोस्टेट है उसकी क्या होती है कि वाट क्षमता रेटिंग ज़्यादा होती है। पोटेंशियोमीटर से रियोस्टेट की वाट क्षमता रेटिंग ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन डी इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कार्बन कोटेड प्रतिरोधकों में से किसका मान 20% सहायता के साथ 10 किलो ओम है। तो देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बहुत बार जो जैसे नारंगी काला स्वर्ण पट्टी का ये मान कलर दे देता है और हमें टोटल प्रतिरोध का मान ज्ञात करवा रहा है। यहाँ टोटल प्रतिरोध का मान दे दिया और हमें कलर का मान ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो देखो इसको हमें किस प्रकार से ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहली बात है कि हमें कलर कोड सारणी का मान ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। जो मान उसमें दिए होते हैं उनकी सहायता से हम कलर कोड का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको। देखिए दोस्तों, जो इसमें मान ज्ञात करना है तो हमें कह सकते हैं कि जो सबसे पहले हमने कहा कि जो कलर कोड सारणी का मान ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें मान दे रखे 10 किलो ओम। तो इसके लिए हमें सूत्र होता है कि प्रथम द्वितीय संख्या को मल्टीपल किससे करना है, थर्ड और फोर्थ से। यानी प्रथम पट्टी द्वितीय पट्टी मल्टीपल करनी है थर्ड और फोर्थ पट्टी से। इस प्रकार 4 पट्टी आपको दी जाती है, उसके माध्यम से ज्ञात किए जाते हैं। अब देखिए हम देखेंगे कि जो स्टार्टिंग में हमें 10 किलो ओम का मान दे रखा है, तो हम कह सकते हैं 10 किलो ओम का मतलब है कि 3 पट्टियाँ अंकित हैं। तो हम कह सकते हैं जो प्रथम पट्टी में ऐसा मान देखोगी जिसमें 1 आ रहा हो, तो हम कह सकते हैं प्रथम पट्टी में जो प्रथम लाइन होती है उसमें है कि भूरा का मान 1 होता है। तो हम कह सकते हैं भूरा का मान 1। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भूरा का मान 1 होता है। फिर द्वितीय पट्टी में ऐसा मान देखो जो जहाँ पे 0 आ रहा हो, तो हम कह सकते हैं भूरा तो काला आ रहा हो। द्वितीय पट्टी में काला मान आएगा। अब तृतीय पट्टी में ऐसा मान देखना है कि जहाँ 10 की घात 3 मौजूद हो। 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, किलो। तो हम कह सकते हैं 10 की घात 3 मौजूद हो, तो हम कह सकते हैं इसके लिए नारंगी रंग होगा। और जो फोर्थ पट्टी दे रखी है, फोर्थ पट्टी में हम मान सकते हैं कि जो अगर मान लें 3 पट्टी दे रखी है तो हम कह सकते हैं चतुर्थ पट्टी का रंग हम +-20% ही मान सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भूरा काला नारंगी। तो भूरा काला नारंगी कोई सहायता बैंड नहीं, तो +-20% मान सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन जो इसमें होगा दोस्तों, ऑप्शन आपका डी ऑप्शन इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से 3 मान 4 मान 5 मान 6 मान कितने भी मान आ सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार से उत्तर यूज करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। एक प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक मूल रूप से क्या होता है दोस्तों। तो हम कहते हैं जो प्रकाश आश्रित प्रतिरोधक होता है वो दोस्तों होता है वेरिएबल प्रतिरोधक। वेरिएबल प्रतिरोधक यानी ऑप्शन डी इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरिएबल प्रतिरोधक का उपयोग कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्प्लिट फेज मोटर में मुख्य वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग को
मुख्य वाइंडिंग कह सकते हैं, और सॉरी स्टार्टिंग वाइंडिंग को सहायक वाइंडिंग कह सकते हैं, जबकि जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसको हम कह सकते हैं मुख्य वाइंडिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्प्लिट फेज मोटर में मुख्य वाइंडिंग करंट सप्लाई वोल्टेज का लगभग कितना विलंब करता है। तो देखो सिंगल फेज मोटर है तो हमने डायरेक्टली क्या करना होगा कि 90 डिग्री विलंब करता है। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों इसमें सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य संसाधकों में मिश्रण यंत्रों में निम्नलिखित में किस प्रकार का मोटर प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य संसाधक हुए तो उसके लिए हम कह सकते हैं दोस्तों जो यूनिवर्सल मोटर होती है, सार्वत्रिक मोटर होती है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल मोटर का दूसरा नाम आता है दोस्तों सार्वत्रिक मोटर भी कह सकते हैं। ये क्या होती है, एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे कार्य करती है। जो डीसी होती है इसमें स्पार्किंग कम देती है, उच्च दक्षता के साथ कार्य करती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका आंसर कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एमीटर सर्किट से किस प्रकार जुड़ा हुआ होता है। एमीटर होता है जो क्या करता है, धारा के मान को मापता है। एमीटर में जो वाइंडिंग होती है मोटे तार और कम टर्न की लगी होती है। ठीक है, एमीटर में जो टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों वो हो सकता है कि RSH बराबर RM/n-1 की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जो एमीटर होता है वो क्या होता है कि जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हम बात करते हैं कि वोल्टमीटर क्या होता है कि वोल्टमीटर वोल्टेज के मान को ज्ञात करता है, या वोल्टेज में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो पतले तार अधिक टर्न की, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग मोटे तार और कम टर्न की बनी होती है। और फिर जो वोल्टमीटर होता है क्या कहते हैं कि समानांतर क्रम में जुड़ा होता है, हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो वोल्टमीटर का जो एक आदर्श वोल्टमीटर होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, जो अब बात करते हैं कि एमीटर का क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं। तो जो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है कि एमीटर सर्किट में किस प्रकार जुड़ा होता है। तो दोस्तों एमीटर होता है जो सर्किट में सीरीज क्रम में यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ऑप्शन बी दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर कॉइल में समानांतर रूप से जुड़े एक कम प्रतिरोध के तार को क्या कहा जाता है। मीटर कॉइल में समानांतर रूप से जुड़े एक कम प्रतिरोध के तार को दोस्तों शंट प्रतिरोध कहा जाता है। शंट प्रतिरोध तो हम कह सकते हैं कि RSH इसको कह सकते हैं। अभी बताया था हमने RSH बराबर RM/n-1 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, n-1 होता है। तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन विधि है, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि निम्नलिखित किसके मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो हम कह सकते हैं जो व्हीटस्टोन ब्रिज विधि है दोस्तों ये क्या होती है कि प्रतिरोध के मापन के लिए प्रयोग की जाती है। प्रतिरोध के मापन के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र होता है दोस्तों P/Q बराबर S/RX। RX क्या होता है, मापा जाने वाले प्रतिरोध। इसके मान को मतलब 3 मान दिए हुए होते हैं, कोई से 3 देता है और RX का मान ज्ञात करवा लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि RX बराबर Q × S बट अपॉन में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो व्हीटस्टोन विधि है ये प्रतिरोध मापन के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा मीटर में प्रयुक्त इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के कोर किससे बने होते हैं। ऊर्जा मीटर एनर्जी मीटर में प्रयुक्त इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यानी विद्युत चुंबक के कोर किससे बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों विद्युत चुंबक के कोर होते हैं ना, वो दोस्तों हम कह सकते हैं कि विद्युत चुंबक के कोर सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक के कोर सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, सिलिकॉन स्टील के क्यों बनाते हैं बात आती है, तो हम कहते हैं हिस्टैरिसीस हानि के मान को कम करने के लिए। ठीक है, देखो जो कोर होती है उसमें 2 प्रकार की हानि होती है, एक होती है एडी करंट हानि, एक होती है हिस्टैरिसीस हानि। एडी करंट हानि कौन होती है कि एडी करंट हानि के मान को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि एडी करंट हानि के मान को कम करने के लिए कोर को पतले लेमिनेटेड बनाया जाता है, जबकि जो हिस्टैरिसीस हानि है उसको मान को कम करने के लिए कोर को सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खालिस्तान से उत्पादित बिजली को फाइजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। खालिस्तान से उत्पादित बिजली को फाइजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं दबाव द्वारा जो उत्पादित बिजली होती है तो उसको फाइजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ऑप्शन इसमें डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को ऊर्जा का खालिस्तान स्रोत भी कहा जाता है। जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उसको दोस्तों ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत में जैसे पवन द्वारा, सौर सेल द्वारा, ये क्या है नवीकरणीय स्रोत होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोयला
या लिग्नाइट जलाने से बॉयलर षड्यंत्र में क्या होता है? तो हम कहते हैं जो कोयला और लिग्नाइट जलाने से बॉयलर षड्यंत्र में रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में, तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों इसमें, रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो हम कह सकते हैं इसमें दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, देख लीजिए, रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों, इसमें ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है? स्थैतिक जो बिजली होती है उसका उत्पादन दोस्तों घर्षण के कारण होता है, ध्यान रखना। स्थैतिक बिजली का उत्पादन घर्षण के कारण से होता है, ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 प्रतिरोध 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम समानांतर में जुड़े हुए तो संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? समानांतर में जुड़े हुए हैं तो हम कैसे संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, पहली बात तो हम इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली, मान ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको। देखिए दोस्तों, आपने जो श्रेणी समानांतर सर्किट है उसके अंतर्गत पढ़ा होगा कि जो समानांतर क्रम होता है उसमें क्या होता है कि जो टोटल प्रतिरोध होता है वो सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है, ध्यान रखना। हमने कहा कि समानांतर क्रम में जो टोटल प्रतिरोध होता है वो सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी क्या होता है? कम होता है। तो हम कह सकते हैं 20, 30 और 60, यानी सबसे कम मान का प्रतिरोध कितना होता है? इसमें कितना है, मतलब 20 ओम है, तो इससे कम मान का जो प्रतिरोध होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हमने कहा कि 10 ओम हो सकता है, 20 ओम तो नहीं हो सकता, 110 भी नहीं हो सकता, 50 नहीं हो सकता, 150 नहीं हो सकता। हम कह सकते हैं सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम होगा, तो 20 से कम क्या होगा? ऑप्शन में इसमें ए। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन और ऑप्शन देखना और इस प्रकार आपको टिक कर देना डायरेक्टली। वैसे मैं इसको सॉल्व भी करवाऊंगा आपको, लेकिन ध्यान रखना समय बचत के लिए ये फॉर्मूला ठीक रहेगा, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लेना है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 10 ओम आया कैसे, ये ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए सूत्र प्रयोग करेंगे हमें कि 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम कह सकते हैं कि जो इसमें होगा 1/RT का मान कितना रखा हमने? 1/20। ठीक है, देखिए RT का मान हमने कितना रखा? 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। 20, 30 और 60 का लेस से लिया तो कितना आया दोस्तों? लेस है होगा इसका 3, 6 यानी 120 होगा। 20 का भाग 120 में दिया कितनी बार गया? 6 बार। 3 चौक 12, 4 बार, 6 दूनी का 12, 2, 6, 4, 10 और 2, 12 बटे 120। तो टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हम कह सकते हैं कि दोस्तों 120 बटे 12, 12 से 12 कट कर कितना आया? 10 ओम। तो ऑप्शन दोस्तों ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। मैंने वैसे भी बता दिया आपको, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली षड्यंत्रों में ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त किया जाता है। बिजली षड्यंत्रों में ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त किया जाता है, तो कह रहा है कि कोयला किस पावर प्लांट में प्रयुक्त किया जाता है? तो हम कहते हैं जो कोयले के लिए होता है, एक तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? जल के लिए होता है। डीजल के लिए। परमाणु के लिए होता है गैस। तो हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला प्रयुक्त किया जाता है, ध्यान रखना। थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 मिली एम्पीयर की करंट रेटिंग के साथ 470 ओम प्रतिरोध की पावर रेटिंग क्या होगी? देखो पी का मान ज्ञात करवा रहा है। देखो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, इसमें पावर रेटिंग यानी पावर का मान ज्ञात करवा है, तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि हमें धारा का मान दे रखा है। देखिए धारा का मान 40 मिली एम्पीयर, प्रतिरोध का मान ये दे रखा है। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले पावर रेटिंग तो पी बराबर दोस्तों V × I होता है। तो हम कह सकते हैं वोल्टेज का मान नहीं दे रखा है, तो वोल्टेज का मान ज्ञात करेंगे, V बराबर I × R होता है। तो हम कैसे I × R, इन धारा का मान कितना हुआ कि 40 × प्रतिरोध का मान 470। धारा का मान मिली एम्पीयर में मान है, तो हम कह सकते हैं 3 जीरो नीचे लगा देंगे यानी 1000। जैसे इसको काटा पीटा तो हमारा दोस्तों जो आंसर आएगा इसमें वोल्टेज का मान 18.8 आ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज का मान 18.8 आ जाएगा। अब देखिए हमें वोल्टेज का मान ज्ञात हो गया, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो पावर P बराबर V × I होता है। वोल्टेज का मान दोस्तों हमने लिया कि 18.8 ×
धारा का मान हमने ले लिया 470 ले लिया। ठीक है, जैसे इसमें पॉइंट हटाएंगे और इसमें कैलकुलेट मिली एम्पियर मान है, तो इस प्रकार हम इसको लेके और हम कह सकते हैं कि जो इसमें हमको लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 0.75 वाट। ऑप्शन डी दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बिंदु पर खालिस्तान को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। वो कौन सा होता है कि एक बिंदु पर खालिस्तान को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु पर प्रति इकाई धनात्मक आवेश अनुभव किया गया बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं प्रति इकाई धनात्मक बात कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक तीव्रता या इलेक्ट्रिक क्षेत्र सामर्थ्य। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक तीव्रता के द्वारा दर्शाया जाता है इसको। प्रति इकाई धनात्मक आवेश में अनुभव किया गया बल, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक तीव्रता के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन दोस्तों इसमें एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटोकॉपी मशीन खालिस्तान के सिद्धांत पर काम करती है। फोटोकॉपी मशीन खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य कर सकती है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों फोटोकॉपी मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। ध्यान रखना, एक होता है IGFT इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एमीटर में हमेशा क्या होना चाहिए। हमने कहा अभी मैंने जस्ट इससे पहले इसके बारे में पूरा वीडियो बताया था आपको, पूरी जो जानकारी थी, नॉलेज थी, वो सब बताई। तो हमने कहा कि एमीटर को हमेशा क्या होना चाहिए, एमीटर में क्या होता है कम प्रतिरोध का मान होना चाहिए। एमीटर में क्या होना चाहिए कम प्रतिरोध मान। और वोल्टमीटर की बात करें तो उच्च प्रतिरोध। या हम कह सकते हैं कि एक आदर्श एमीटर होता है, उसमें क्या होता है जो उसमें धारा का मान होता है वो क्या होता है कि शून्य होता है, जबकि आदर्श वोल्टमीटर में धारा का मान प्रतिरोध मान क्या होता है अनंत होता है, उसमें प्रतिरोध मान शून्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एमीटर में कम प्रतिरोध होता है, यानी ऑप्शन दोस्तों बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ज्ञात करने निम्नलिखित में से किसमें कार्क स्क्रू नियम प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कार्क स्क्रू नियम का प्रयोग हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक होता है एक दाएं हस्त का नियम भी होता है, वो भी क्या होती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो दोस्तों होगा कार्क स्क्रू नियम के लिए दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर का आर्मेचर करंट 0.2 ओम है। रेटेड आर्मेचर धारा 50 मिली एम्पियर है। आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता ज्ञात करो। ठीक है, तो डीसी शंट मोटर दे रखा है। देखिए थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको। डीसी शंट मोटर की बात कर रहा है। अब देखो करना क्या है, हमने कहा कि डीसी शंट मोटर की बात कर रहे हैं। तो डीसी शंट मोटर में क्या होता है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के समानांतर क्रम में जुड़ी हुई होती है। तो हम कह सकते हैं जो इसका सूत्र होगा E बराबर V माइनस IA इंटू RA। पूछ क्या रखा है, उत्पन्न वोल्टता यानी E का मान पूछ रहा है। तो E बराबर, तो वोल्टेज का मान 220 माइनस आर्मेचर करंट का मान कितना दे रखा है दोस्तों, आर्मेचर धारा 50 मिली एम्पियर इंटू आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 दे रखा है। ठीक है, देखिए हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे 50 इंटू 0.2, 50 दूनी का 100, तो हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट के बाद यानी 10, यानी 220 माइनस 10, तो हम कह सकते हैं 210 वोल्ट दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। यानी 210 का मतलब समझ लो ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें बी, ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए चुंबक में चुंबकीय बलों का क्या कारण होता है। चुंबक में चुंबकीय बलों का क्या कारण होता है। तो हम कहते हैं जो चुंबक में चुंबकीय बल होता है वो दोस्तों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की घूमने की चाल होता है। इलेक्ट्रॉन की घूमने की चाल होता है। ठीक है, चुंबक में चुंबकीय बल का क्या कारण होता है, तो हम कहते हैं इसके इलेक्ट्रॉन की घूमने की चाल, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कौन सा होता है। हम कह सकते हैं दोस्तों विद्युत धारा के मापन के लिए हम कह सकते हैं कि एमीटर का प्रयोग किया जाता है।
जबकि वोल्टेज का मापन के लिए वोल्टमीटर का। AV मीटर क्या करता है कि एम्पियर, वोल्टेज और ओम तीनों का मान ज्ञात करता है। ओम मीटर प्रतिरोध का, वाट मीटर पावर का। इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह खालिस्तान द्वारा समझा जाता है। मोटर परिपथ में धारा का प्रवाह समझने के दोस्तों आपको किरचॉफ का नियम का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। किरचॉफ के नियम यानी बी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट खालिस्तान के बराबर होता है। देखिए 1 किलोवाट खालिस्तान के बराबर होता है। देखो हमें BHP यानी ब्रिटिश पद्धति और मीट्रिक पद्धति किसी भी नहीं दे रखी है। देखो ऑप्शन में हमें इसमें दे भी एक ही रखा है। हम कह सकते हैं कि एक मान होता है हमारा 1.34, एक मान होता है 1.36 होता है, 1.36 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्या होता है मीट्रिक पद्धति में, ये ब्रिटिश पद्धति में होता है। तो 1 किलोवाट खालिस्तान के बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं 1 किलोवाट 1.34 HP के बराबर होगा। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसकी सहायता से AC वोल्टेज सरलता से बढ़ाई या घटाई जा सकती है। AC वोल्टेज के मान को सरलता से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो हम ट्रांसफार्मर ही एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज के मान को घटा या बढ़ा सकती है। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है। विशुद्ध प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक दोस्तों क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन होगा दोस्तों इसमें ए, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर। आवृत्ति बढ़ने से परिपथ का संधारित्र प्रतिरोध खालिस्तान होगा। तो हम कैसे संधारित्र प्रतिरोध होता है XC बराबर होगा दोस्तों 2πfc। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। हमें करेंगे आवृत्ति बढ़ेगी, भाई आवृत्ति बढ़ेगी डेफिनेटली ये क्या होगा घटेगा। भाई आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो XC का मान क्या होगा घटेगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, घट जाती है। अल्टरनेटर में रोटर के लिए खालिस्तान आवश्यक होते हैं। अल्टरनेटर में रोटर के लिए दोस्तों DC सप्लाई प्रदान की जाती है, ध्यान रखना। अल्टरनेटर के रोटर के लिए दोस्तों DC सप्लाई प्रदान की जाती है। और DC सप्लाई प्रदान करने के लिए दोस्तों 2 स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। 2 स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं DC, और इसके लिए दोस्तों DC सप्लाई प्रदान के लिए 2 स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है, 2 स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। रोटर को DC आपूर्ति प्रदान करने वाला जनरेटर खालिस्तान कहलाता है। रोटर को DC आपूर्ति प्रदान करने वाला जनरेटर दोस्तों हम कह सकते हैं उस जनरेटर को हम एक्साइटर कह सकते हैं। ठीक है, एक्साइटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक्साइटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेटर के विभिन्न प्रकार के रोटर खालिस्तान प्रकार के होते हैं। अल्टरनेटर में दोस्तों एक होता है सैलिएंट पोल भी होता है, यानी समोन्नत रोटर भी कह सकते हैं इसको हम, समोन्नत पोल रोटर भी कह सकते हैं। दूसरा होता है दोस्तों सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल को हम कह सकते हैं कि बेलनाकार टाइप रोटर भी हम इसको कह सकते हैं। देखिए दोस्तों सिलेंड्रिकल रोटर होता है, ये क्या होता है उच्च तथा मध्यम घूर्णन गति के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। और सैलिएंट पोल निम्न तथा मध्यम घूर्णन गति के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सिलेंड्रिकल पोल होता है दोस्तों इसमें होती है 2 से 4, इन पोलों की संख्या 2 से 4, जबकि इसमें 6 से 40 होती है पोलों की संख्या, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पूछ रहा है अल्टरनेटर के विभिन्न प्रकार के रोटर, तो किसी सैलिएंट पोल का, सैलिएंट पोल प्रकार का भी और सिलेंड्रिकल, यानी ऑप्शन ए और बी, यानी ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर प्लाई खालिस्तान प्राइमरी के साथ उपयोग किए जाते हैं। मैंने कहा कि सिलेंड्रिकल, तो हम कहते हैं सिलेंड्रिकल उच्च तथा मध्यम घूर्णन गति वाले। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका लिए उच्च चाल के लिए प्रयोग किया जाता है। सिलेंड्रिकल टाइप के रोटर का उपयोग उच्च चाल के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन दोस्तों इसमें हो जाएगा ए। सिलेंड्रिकल में अभी बताया मैंने पोलों की संख्या कितनी होती है, 2 से 4 पोल होती है, यानी 2 पोल के लिए 1500 RPM और 4 के लिए 3000 RPM गति होती है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, क्या 2 पोल के लिए ध्यान रखना 3000 RPM होगी, 4 के लिए 1500 RPM होगी। ठीक है, अब देखिए भाई मैंने कहा कि 2 पोल के लिए तो 3000 RPM, जबकि 4 के लिए होगी 1500 RPM। चलो ज्ञात ही कर लेते हैं, देखो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। हमने कहा 2 पोलों की संख्या क्या ले रहे हैं 2, अब गति का मान ज्ञात कर रहा है। देखिए
एन बराबर एफ इंटू 120 बटा फ्रिक्वेंसी का मान वही 50 रखेंगे 120। पोलर संख्या मान लीजिए 2 होती है तो कितना आएंगे 2 छिक्की 12 6 पंजे 30। तो मतलब सही है कि 2 पोल के लिए 3000 आरपीएम, जबकि 4 पोल के लिए 1500 आरपीएम। एक फिक्स गति है जब फ्रिक्वेंसी का मान 50 जेड दे रखा हो। अगर मान लीजिए फ्रिक्वेंसी का मान कम या ज़्यादा होता है तो इसमें जो घूर्णन गति का मान भी कम और ज़्यादा होगा। ठीक है। डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तित हो जाने पर मोटर खालिस्तान होगी। हम खर्चे जो डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन परिवर्तित हो जाएगा तो हम कह सकते हैं जो मोटर की दिशा होगी यानी वो भी क्या होगी, विपरीत दिशा में चलेगी। यानी ऑप्शन बी इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की चाल खालिस्तान हो जाएगी। फील्ड फ्लक्स का मान अगर कम हो जाएगा, फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर मोटर की चाल दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो फील्ड फ्लक्स का मान अगर मान लीजिए कम हो जाता है तो हम कह सकते हैं मोटर की चाल बढ़ जाएगी। हमने कहा कि ये होता है कि ई बी बराबर फाई एन, या हम कह सकते हैं कि मोटर की चाल यानी स्पीड यानी एन, तो एन बराबर होगा दोस्तों ई बी बटा फाई। तो फील्ड फ्लक्स कम यानी फील्ड फ्लक्स मान कम होगा, क्या हो गया है कि मोटर गति। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि जो फील्ड फ्लक्स दे रखा है ये शंट मोटर के लिए। शंट मोटर में क्या होता है कि फ्लक्स का मान क्या होता है दोस्तों, स्थिर होता है। तो हम कह सकते हैं कि फील्ड फ्लक्स कम हो जाने पर तो मोटर की चाल क्या उठ जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। वैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि देखो फील्ड फ्लक्स अगर कम होगा तो मोटर चाल बढ़ेगी क्योंकि ये किसके विपरीत हो जाएगी। तो ऑप्शन जो इसमें होगा दोस्तों बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है। तो हम कह सकते हैं शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है दोस्तों सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है जाने पर। सबसे कम होता है, सबसे कम की अगर हम बात करते हैं हम कह सकते हैं सीरीज वाइंडिंग, फिर कह सकते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग, और फिर आता है शंट वाइंडिंग का नंबर। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो आर्मेचर वाइंडिंग जो शंट फील्ड वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध क्या होगा, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होगा। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होगा। ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग ए की आग निम्न में से किससे उत्पन्न होती है। पूछा है वर्ग ए की आग किस में उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग ए की आग के रूप में दोस्तों लकड़ी और कागज इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइटिंग खालिस्तान होने से चमक अच्छी होगी। तो हम कह सकते हैं लाइटिंग समान और पर्याप्त होने पर चमक अच्छी प्राप्त होगी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है। तो हम कहते हैं दोस्तों 40 वाट ट्यूब की लंबाई होगी, वो देखो 40 वाट ट्यूब की लंबाई होगी 120 सेंटीमीटर, यानी 120 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं 1.2 मीटर कह सकते हैं, ध्यान रखना। तो यानी ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं मैं आपको सभी यहाँ आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन कहाँ से कैसे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 40 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होती है। मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि 10 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होती, तो आपका आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं 10 वाट ट्यूब की लंबाई के लिए हमारा जो आंसर होगा 0.3 मीटर होगा। 0.3 मीटर क्यों होगा अभी मैं बताता हूँ कि 1 फीट में क्या होते हैं कि 30 सेंटीमीटर होते हैं। 10 वाट की बात कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो हम कह सकते हैं 0.3 मीटर आएगा इसका। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि 20 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी होगी तो हम कह सकते हैं 0.6 मीटर होगी। आपसे पूछा जाए कि 40 वाट ट्यूब की लंबाई, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है 40 वाट ट्यूब की लंबाई 1.2 मीटर, या हम इसको कह सकते हैं दोस्तों 1.2 मीटर को 120 सेंटीमीटर। अगर ऑप्शन में हो तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। दोनों में से एक ऑप्शन देगा, ऐसा नहीं कि दोनों दे देगा, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दे देगा। ऑप्शन सिर्फ एक, ऑप्शन में सिर्फ आपको एक देगा। आपसे पूछा जाए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 80 वाट ट्यूब की लंबाई कितनी है तो हम कह सकते हैं 1.5 मीटर, या हम कह सकते हैं कि इसको 150 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो ये क्वेश्चन है टेक्निकल हेल्पर में आया हुआ क्वेश्चन है 40 वाट ट्यूब की लंबाई, तो हम कह सकते हैं कि 4 × 12 120 सेंटीमीटर यानी 1.2 मीटर, यानी ऑप्शन जो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
फ्लोरोसेंट ट्यूब का औसत जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसका औसत जीवन काल होता है दोस्तों 6000 घंटे होता है। ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब की जो क्षमता होती है दोस्तों 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट में होती है, या कई बार 65 से 70 ल्यूमन प्रति वाट भी दे देता है, ध्यान रखना, ल्यूमन प्रति वाट दे देता है। तो ऑप्शन इसमें ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 वोल्ट तक प्रचालन में फिलामेंट लैंप की जीवन काल वृद्धि खालिस्तान होगी। 1 वोल्ट तक प्रचालन में फिलामेंट लैंप की जीवन काल वृद्धि दोस्तों क्या होगी कि कम होगी। तो ऑप्शन दोस्तों इसमें होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए निम्न में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तरल पदार्थों को गर्म करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो हम कह सकते हैं दोस्तों, देखिए बात किसकी हो रही है? तरल पदार्थों की, तरल पदार्थों की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री से तरल पदार्थ गर्म कर सकते हैं? नो। इलेक्ट्रिक केतली से बिल्कुल हाँ, तरल पदार्थ जैसे चाय बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में पानी गर्म कर सकते हैं इस प्रकार से। हॉट प्लेट होती है, इसके माध्यम तरल पदार्थ गर्म कर सकते हैं? नो। सोल्डरिंग के माध्यम से नहीं, इलेक्ट्रिक लैंप के माध्यम से भी नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक केतली का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर। घरेलू रेफ्रिजरेटर में सबसे ठंडा भाग कौन सा होता है? जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है दोस्तों उसमें सबसे ठंडा भाग होता है वाष्पीकारक होता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, किस किस का मिश्रण होता है? तो हम कह सकते हैं नाइक्रोम। सबसे पहली बात तो क्या करते हैं कि नाइक्रोम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हम कह सकते हैं विद्युत हीटर की स्प्रिंग में, यानी हीटर की स्प्रिंग में। एक होता है टंगस्टन, क्या होता है कि फिलामेंट लैंप का फिलामेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का। अब बात करते हैं नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है, तो हम कह सकते हैं 80% तो निकिल की और 20% क्रोमियम का मिश्रण होता है, ध्यान रखना। नाइक्रोम में 80% निकिल और 20% क्रोमियम का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइक्रोम की तापीय चालकता क्या है? नाइक्रोम की तापीय चालकता 11.3। तो यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है? धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से दोस्तों कैथोड को जोड़ा जाता है, ध्यान रखना। और धनात्मक टर्मिनल से एनोड यानी प्लस को जोड़ा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, धातु के ऋणात्मक टर्मिनल से क्या जोड़ा जाता है? कैथोड को जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मोकपल किसके सिद्धांत पर कार्य कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो थर्मोकपल है वो सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सी आपूर्ति आवश्यक होती है? दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी आपूर्ति अनिवार्य होती है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है वो डीसी सप्लाई पर की जाती है। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले कौन सा कार्य अवश्य कर लेना चाहिए? इलेक्ट्रोप्लेटिंग शुरू करने से पहले दोस्तों सफाई करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। सफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकोमोटिव को परिचालित करने के लिए किस प्रकार की मोटर की अनुशंसा की जाती है? लोकोमोटिव को परिचालित करने के लिए दोस्तों डीसी श्रेणी मोटर यानी डीसी श्रृंखला मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा ब्रेकिंग का प्रकार है? ये क्वेश्चन दोस्तों कई पारियों में आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेकिंग का प्रकार है। तो ब्रेकिंग के प्रकार के अंतर्गत दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्लगिंग भी एक ब्रेकिंग का प्रकार है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी होती है, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग होती है, मैकेनिकल ब्रेकिंग होती है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ई, ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1000 आरपीएम पर चलने वाला एक शंट जनरेटर 100 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न करता है। यदि गति 1200 आरपीएम तक बढ़ जाती है तो उत्पन्न ईएमएफ खालिस्तान होगा। देखिए
क्वेश्चन में कह रहा है कि 1000 आरपीएम पर चलने वाला एक शंट जनरेटर 100 वोल्ट का उत्पन्न करता है। अगर मान लीजिए 1000 से आरपीएम से हमें कह सकते हैं कि गति कितनी हो जाएगी 1200, तो हम कह सकते हैं जब 100 के लिए 1000 के लिए 100 कर रहा है तो 1200 के लिए हम कह सकते हैं कि 120 करेगा, तो 120 वोल्ट, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्षमता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस श्रेणी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? जो क्षमता उसको बढ़ाने के लिए किस श्रेणी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसके लिए हमें दोस्तों एक जनरेटर होता है, वो होता है लाइन आगमनात्मक प्रतिक्रिया का प्रभाव। लाइन आगमनात्मक प्रतिक्रिया का प्रभाव वाला जनरेटर का उपयोग किया जाता है क्षमता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक मल्टीमीटर की बैटरी कमज़ोर है, यदि मल्टीमीटर को हम कह सकते हैं कि AVO मीटर। ठीक है, जो धारा का मान, वोल्टेज का मान और AVO यानी प्रतिरोध ओम, ये तीनों का मान मापता है मल्टीमीटर होता है। अगर मान लीजिए मल्टीमीटर की बैटरी कमज़ोर है तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो पाठ्यांक का मान क्या होगा, तो पाठ्यांक क्या होगा, हमें निम्न ही प्राप्त होगा, निम्न पाठ्यांक प्राप्त होगा। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टीवी तकनीशियनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है? तो टीवी तकनीशियन के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो AVO मीटर कहते हैं, एम्पियर, वोल्टेज और ओम, इन तीनों का उपयोग करने के लिए AVO मीटर का उपयोग किया जाता है टीवी तकनीशियन द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मान मापने के लिए निम्न से कौन सा मीटर एक आदर्श परिणाम देगा? प्रतिरोध का मान मापने के लिए कौन सा मीटर एक आदर्श परिणाम देगा? तो कह सकते हैं दोस्तों प्रतिरोध का मान मापने के लिए हम कह सकते हैं कि मल्टीमीटर ही एक आदर्श परिणाम देगा। ऑप्शन 20 दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। खालिस्तान प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और स्पष्ट है। खालिस्तान प्रकार का मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और स्पष्ट है, तो हम कह सकते हैं डिजिटल। अरे हमने देखा होगा डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया है, काफ़ी अच्छा है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और स्पष्ट कब होगा, जब डिजिटल प्रकार का मल्टीमीटर होगा ना, तो अधिक संवेदनशील और स्पष्ट होगा। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मशीनों में विद्युत चुंबक के ध्रुव के सूज के लिए सबसे पसंदीदा सामग्री कौन सी है? विद्युत मशीनों में विद्युत चुंबक के ध्रुव के सूज के लिए पसंदीदा सामग्री क्या है? तो हम कह सकते हैं शुद्ध लोहा। पोल शूज़ के लिए शुद्ध लोहे का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 फेज वाले विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 2 फेज के लिए हम कह सकते हैं 90 डिग्री का होता है 2 फेज के लिए। बात करते हैं कि 3 फेज के लिए तो हम कह सकते हैं 120 डिग्री। बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर के लिए तो हम कह सकते हैं 180 डिग्री। इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 फेज वाइंडिंग के लिए 90 डिग्री, यानी सी ऑप्शन इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों कि मैगर किसका संयोजन है, या हम कह सकते हैं मैगर मीटर किसका संयोजन होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो मैगर होता है, देखो मैगर क्या होता है कि मैगर का पैमाना कुछ इस प्रकार से होता है। हमने कहा मैगर पैमाना अनंत से शून्य की ओर होता है, अनंत से शून्य की ओर। तो देखो जो शून्य होता है वो कहाँ होता है, दाईं तरफ होता है। अनंत कहाँ होता है, बाईं ओर होता है। ठीक है, इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं मैगर का संयोजन। अब मैगर में क्या होता है कि एक तो होता है दोस्तों ओम मीटर होता है और एक होता है डीसी जनरेटर होता है। ओम मीटर और डीसी जनरेटर होता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं मैगर किसका संयोजन है, ओम मीटर और डीसी जनरेटर का संयोजन है। दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये दोस्तों कई बार आ चुका है कि जो मैगर होता है, मैगर मीटर का संयोजन किस प्रकार से होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका संयोजन होता है वो इस प्रकार से होता है कि अनंत से शून्य की ओर जो इसका डायग्राम होता है इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सिंगल फेज मोटर के कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मोटर, भाई सिंगल फेज का मोटर है और उसमें कैपेसिटर ही शॉर्ट सर्किट होगा तो मोटर क्या होगा, चालू ही नहीं होगा भाई। ठीक है, चालू नहीं होगा। देखो
मैंने कहा कि जो सिंगल फेज का मोटर है उसमें कैपेसिटर क्या कार्य करता है, तो हम कह सकते हैं कैपेसिटर क्या होता है, स्टार्टिंग के समय क्या करता है, उसको घुमाने का कार्य करता है। स्टार्टिंग के समय घुमाने का कार्य करते हैं। जैसे हमने बहुत बार देखा होगा जो अपने जो जिन मोटर होती है, छोटी सिंगल फेज मोटर होती है, धूं धूं की आवाज़ करती है। क्या कारण होता है उसका, कि मतलब उसका क्या होगा कि जो कैपेसिटर ख़राब हो गया। अब जैसे हम उसको थोड़ा सा धक्का लगाते हैं, उसकी जो पंखुड़ी होती है तो उसको जैसे धक्का लगाते हैं वो क्या होता है, घूमने लग जाती है। तो हम कह सकते हैं जो कैपेसिटर का प्राथमिक कार्य क्या होता है, स्टार्टिंग से में घूर्णमान बनाना उसको, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करना। तो हम कह सकते हैं जो कैपेसिटर अगर मान लो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मोटर क्या होगी, चालू नहीं होगी। यानी ऑप्शन बी इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों, लिफ्ट में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दोस्तों लिफ्ट में दोस्तों हम कह सकते हैं कि श्रृंखला मोटर, ठीक है, श्रृंखला मोटर और इंडक्शन मोटर, यानी श्रेणी मोटर और इंडक्शन मोटर दोनों का प्रयोग हम लिफ्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित जो 100 क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों जो वीडियो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्जाम नाउ सब्सक्राइब ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।